हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विनायक फिज़िक्स में। और जैसा हमने लास्ट लाइव क्लास में बात की थी कि हम नेक्स्ट वीडियो में कूलम्ब्स लॉ के क्वेश्चन करेंगे, तो आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसका बेस कॉन्सेप्ट समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं और किस तरह से हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। इसमें बोल रहा है टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं, ये ए है, यहाँ हमने ये कंडक्टिंग स्फीयर ए लिया और यहाँ ये दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर हमारे पास बी है। ये दोनों सेम रेडियस के ही हैं, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिकल उसने बोला है। ये हमने ए मान लिया है और ये हमारा बी है, और हमने मान लिया ये एक दूसरे से सपोज करिए आर डिस्टेंस पर है। चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज क्यू, तो इस पर भी चार्ज हमारा क्यू है और इस पर भी चार्ज हमारा क्यू है। एंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज एफ, तो ये एक दूसरे को जो रिपेल कर रहे हैं वो हमने बोला F4 से कर रहे हैं। ये इसको F4 से कर रहा है और ये इसको F4 से कर रहा है, ठीक है। तो उसने बोला थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज बट इन कॉन्टैक्ट विद स्फीयर A फर्स्ट एंड देन विद B एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ। तो पहले हमने एक अनचार्ज आइडेंटिकल स्फीयर को लेकर आए, इसको हमने पहले यहाँ ले जाकर A से टच किया और फिर उसके बाद बी से टच किया और यहाँ से हमने हटा लिया। इसको हटाने के बाद उसने बोला न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन स्फीयर ए एंड बी कितना होगा। अब जो नया फोर्स होगा इन दोनों के बीच में वो कितना होगा। तो चलिए पहले यहाँ देख लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। तो जैसा कि उसने ये बोला कि सबसे पहले इसके बीच में लगने वाला जो फोर्स है दैट इज़ एफ़। तो अगर मैं एफ़ निकालूँ यहाँ पर F, तो F मेरा होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फर्स्ट का भी Q है चार्ज, सेकंड का भी Q है, अपॉन में डिस्टेंस मैंने मान लिया आर स्क्वायर। तो मुझे जो फोर्स मिला वो मिला K Q स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। जब मैं एक स्फीयर को यहाँ लाके इससे टच करता हूँ, इससे मैंने टच किया, तो होगा ये कि इसमें और उस स्फीयर में आधा आधा चार्ज हो जाएगा। जब मैंने इस वाले स्फीयर को लाके इस ए से टच किया, तो क्योंकि ए के पास क्यू चार्ज था और इसमें कोई चार्ज नहीं था, तो हमें पता है एक प्रोसेस होता है कंडक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन। तो इस ए वाले में और इस नए जो स्फीयर है सी, इनमें आधा आधा चार्ज हो जाएगा। तो अब हमारा जो ए वाला ये जो बॉडी है इस पर चार्ज हो गया Q/2। कितना चार्ज हो गया Q/2, और इस C वाले पर भी Q/2 चार्ज आ गया। इसको जब मैंने C के साथ कनेक्ट किया यहाँ पर, तब इन दोनों में भी आधा आधा चार्ज शेयर हो जाएगा। यानी कितना चार्ज होगा, ये हो जाएगा B के पास कितना है Q प्लस Q/2 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा कितना 3Q अपॉन में 4। यानी इस पर भी 3Q अपॉन में 4 आएगा और इस पर भी, और फिर इसको हमने हटा दिया यहाँ से। तो B वाली बॉडी की अगर मैं बात करूँ, B वाले स्फीयर की, तो इस पर कितना चार्ज आया, इस पर आया 3Q/4, ठीक है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, हमने कहा R है। अब अगर हम नए फोर्स की बात करें, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है F कितना होता है K इंटू Q1, तो Q1 हो जाएगा Q/2 इंटू 3Q/2, तो 3Q/4 नीचे आ गया, इंटू में आर स्क्वायर, मतलब इंटू मीन्स अपॉन में K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमें मिल जाएगा 3KQ स्क्वायर अपॉन में नीचे कितना आ गया 8 अपॉन में आर स्क्वायर। तो KQ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर किसकी वैल्यू थी, तो वो वैल्यू हमारी F की थी। तो जो नया फोर्स हमारा F डैश हुआ वो कितना हो गया 3/8 F। तो इतना फोर्स अब इसमें लगेगा। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें है सही
वो हमारा सेकंड ऑप्शन है 3/8f। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। तो इसने बोला कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास क्या है, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक हमारे पास यहाँ पर प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन हो गया। वो ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ पर, वो 1.6 एंगस्ट्रॉम है डिस्टेंस। तो सीधी सी बात है, प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन को सीधी सी बात है वो अपनी तरफ खींचेगा। तो जब अपनी तरफ खींचेगा तो इसका मतलब इस पर एक फ़ोर्स लगा, अगर फोर्स है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी है। तो वो हमसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हमें पता है कि F इज़ इक्वल टू होता है ma, और a इज़ इक्वल टू हो जाएगा F/m। तो अगर मैं मास की बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो मास तो है मेरे पास यहाँ पर, फोर्स मुझे कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो हमें फोर्स की वैल्यू पता कितनी होगी, Q1। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कितना होता है, 1.6, मतलब दोनों पर चार्ज सेम है। कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस फ़र्क कितना है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ Q²/r²। तो इसमें वैल्यू ही रख देता हूँ Q स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया E²/r², और r की, तो यहाँ वैल्यू में रखता हूँ K की वैल्यू कितनी होगी, 9 इंटू 10⁻9 इंटू E² का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन में एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10, यानी ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻10 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 का स्क्वायर इंटू 10⁻38 अपॉन में 1.6 का स्क्वायर इंटू 10⁻20। तो ये 1.6, इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब सीधा सीधा हमारे पास ये जो फोर्स आया ये आ गया 9 इंटू 38, और ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, +20। तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ 10⁻9 + 20 - 38। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻38 20 18 9, तो ये हो जाएगा -9। हाँ -9, 38 में से 20 गए तो कितना बचेगा, -18, और -18 + 9 -9। इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फोर्स की वैल्यू अगर ये है हमारी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने कहा A इज़ इक्वल टू, हमारे पास है F/m। तो F की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 अपॉन में ये m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31, और इसको हम अगर सॉल्व करें तो हमारा जो रिज़ल्ट हमें मिलने वाला है वो मिलेगा 9 डिवाइड बाई 9.1, जो कि आता है 0.9890 इंटू 10⁻31 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -22। तो सॉरी ये प्लस होगा, ये माइनस ऊपर जाके, अच्छा ये -9 है, और ये ऊपर जाके हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कितना, 22। इतना मीटर/सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा बॉडी में।
तो यहाँ अगर हम इसकी वैल्यू को निकालें तो देखिए इसको हम अपने ऑप्शन के हिसाब से अगर थोड़ा सा एडजस्ट करें तो कैसे करेंगे, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं इसे 9.89 इंटू 10⁻21 ऐसा लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको हम अप्रॉक्सीमेशन में अगर 10 लिख दें तो 10⁻22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही हो जाएगा ये। तो इसमें ऑप्शन हमारा 3 जो है वो सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। इसमें ही बोल रहा है 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स हैं जिन्हें सस्पेंड किया हुआ है कॉमन पॉइंट से। तो इसको ज़रा देख लेते हैं किस तरह की ये बात कर रहा है। तो यहाँ से ये हमारा मान लीजिए यहाँ से दो थ्रेड ली जो एक कॉमन पॉइंट से ही कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये 2 थ्रेड्स हमने ले ली और इनकी ये मासलेस स्ट्रिंग मैंने मानी है और इनकी जो लेंथ हम मान रहे हैं वो है L। तो ये भी L है, ये भी L है और आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर इससे कनेक्टेड है। ये 2 आइडेंटिकल स्फीयर हैं जो इन स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अब आइडेंटिकल है तो सीधी सी बात है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस d। तो इन दोनों के बीच में जो उसने कहा इनिशियल डिस्टेंस है यहाँ पे यहाँ तक, ये कितनी है, ये है d डिस्टेंस। और d जो है वो l के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, ऐसा इसने बोला है। मतलब इसने यहाँ पर कंडीशन दी है दैट d इज़ वेरी लेस देन l। अब d इज़ वेरी लेस देन l का मतलब ये है कि इसका मतलब ये होगा कि ये जो एंगल है ये बहुत स्मॉल होगा, यानी थीटा जो है इज़ वेरी स्मॉल, ये रहेगा सीन। क्योंकि d बहुत कम है, यानी कि ये डिस्टेंस हमें तो यहाँ तक दिख रही है लेकिन दरअसल ये इतना नहीं होगा, इसको बहुत हम छोटा मान लेंगे। इसको आप ऐसे मान लीजिए यहाँ है ये d l के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो ये जो थीटा है बहुत छोटा हो जाएगा। इस तरह से ये समझा रहा है इसको। फ्रॉम बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल चार्ज हैं तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। द चार्ज बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर। तो उसने कहा धीरे धीरे करके यहाँ से चार्ज लीक करने लगता है, इस स्फीयर से भी और इस स्फीयर से। यानी लीक करने मतलब कम होने लगेगा। अब सीधी सी बात है, कम होगा तो इनका फोर्स ऑफ रिपल्शन भी कम होगा, तो पास में आने लगेंगे। ये इधर मूव करने लगेगा, ये भी इधर मूव करने लगेगा। तो उसने कहा जो चार्ज लीक कर रहा है वो कांस्टेंट रेट से कर रहा है। एज अ रिजल्ट द स्फीयर अप्रोच ईच अदर विद अ वेलोसिटी v। तो स्फीयर एक दूसरे से v वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, यानी ये भी v वेलोसिटी से इधर आता है, ये भी। देन v वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर। ठीक है, ओके। अब यही जो d डिस्टेंस इसने मानी, इसी को वो x की टर्म में यहाँ बोल रहा है कि मतलब इसके ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में, अगर इसे मैं x मान लूँ तो v का x के साथ क्या रिलेशन होगा, ये वो पूछ रहा है यहाँ पर। मैं फिर से क्वेश्चन बता दूँ, ये 2 थ्रेड हैं, एक ही पॉइंट से कनेक्ट हैं, दोनों आइडेंटिकल चार्ज हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो ये d डिस्टेंस पर एक दूसरे से यहाँ पर रुक गए जाकर, और उसके बाद चार्ज लीक करना शुरू करता है तो ये पास पास आने लगते हैं, ये इधर आने लगता है, ये इधर आने लगता है। और उसके बाद वो ये कह रहा है कि अगर ये v वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो इस वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन होगा, किस तरह से वो रिलेट करेगा, तो वही हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या फोर्सेस इस पर बेसिकली काम कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, मैं कोई भी एक स्फीयर को पकड़ लेता हूँ, मैं इस वाले को पकड़ लेता हूँ यहाँ पर। तो जब मैंने इसको पकड़ा तो यहाँ से ये, अगर ये वाला एंगल मेरा थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो यहाँ से अगर मैं ये देखूँ तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बेसिकली दिस इज़ थीटा। इसमें मैंने मान लिया टी टेंशन आ रही है इस स्ट्रिंग में, और इधर लग रहा है फोर्स F, नीचे की तरफ काम कर रहा है mg,
तो इस t के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा इस साइड में t cos थीटा, एक हो जाएगा इस साइड में t sin थीटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि t sin थीटा किसके बराबर होगा, तो मैंने कहा f के बराबर होगा, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है ये। और t cos थीटा किसके बराबर होगा, वो mg के बराबर होगा, यानी अपवर्ड जो है वो डाउनवर्ड के बराबर होगा नीचे। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो t से t कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू f अपॉन एम जी। एफ अपॉन एम जी, एफ की वैल्यू मुझे पता है कितनी, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ये d को मैं अगर मान लीजिए x मान लेता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर के। ठीक है, अगर ये तो मेरा फर्स्ट हो गया, ये तो tan थीटा के बराबर हो गया, सॉरी मतलब इसमें mg और आएगा नीचे। ये तो f की वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और अपॉन में mg भी है, तो ये mg भी आएगा। अगर मैं यही tan थीटा की वैल्यू निकालूं तो tan थीटा बेसिकली हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, क्योंकि ऐसे में होता ये है कि मेरा साइन थीटा, अगर थीटा स्मॉल है, वो इक्विवेलेंट हो जाता है tan थीटा के, और ये इक्विवेलेंट हो जाता है थीटा के, सब बराबर होंगे। तो अगर मैं यहाँ से बेसिकली x की वैल्यू को, सॉरी tan थीटा की वैल्यू को निकालूं, तो tan थीटा मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और अगर इसे मैं साइन थीटा की टर्म में निकाल लूँगा, क्योंकि ये सब बराबर हैं, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यानी कि इस तरह से मैं निकाल सकता हूँ कि परपेंडिकुलर जो है वो हो जाएगा मेरा x/2, क्योंकि x तो मैंने यहाँ से यहाँ तक माना, दिस इज़ x/2 और ये l है, तो परपेंडिकुलर मेरा कितना हो गया, x/2 अपॉन में ये हाइपोटेनियस दैट इज़ l। तो इसको मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि ये जो tan थीटा है मेरा, ये हो जाएगा x/2l के बराबर, और यहाँ tan थीटा मेरा इसके बराबर है। तो इन दोनों से मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट और सेकंड बना के कि मेरा x/2l बराबर हो जाएगा किसके, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर एम जी के। ठीक है, अब अगर यहाँ से मैं इसको निकालूँ तो ये हो जाएगा एक्स की क्यूब इज इक्वल टू 2l के क्यू स्क्वायर अपॉन में एम जी। ठीक है, ओके। यहाँ से अगर मैं देखूँ कि ये 2lk और mg ये एक कांस्टेंट टर्म है बिल्कुल, तो मैं लिख सकता हूँ दैट क्यू स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा x की क्यूब के, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो x की क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू स्क्वायर के। अब क्वेश्चन में उसने हमें ये दिया है कि जो चार्ज है, मतलब चार्ज जो है वो कांस्टेंट रेट से लीक कर रहा है, यानी कि dq अपॉन dt वो कांस्टेंट है, dq dt क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को रखें तो हम लिख सकते हैं एक तरह से दैट d/dt, और q की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर मैं q की वैल्यू को निकाल लूँ तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहा हूँ, इसमें dx की तो ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ और dx की नीचे, यानी मैं इसे x की टर्म में डिफरेंशिएट करूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, d/dx x की पावर 3/2 डॉट ये हो जाएगा dx/dt, और ये तो कांस्टेंट है, ये dq/dt ही हम निकाल रहे हैं एक तरह से। ठीक है, अब अगर मैं इसे x की टर्म में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 3/2 x की पावर 3/2 - 1, और जब इस 3/2 - 1 करेंगे तो कितना बचेगा, 1/2। ठीक है, डॉट dx/dt ये किसके बराबर है,
तो ये dx अपॉन dt मेरा वेलोसिटी के बराबर होता है, तो ये इंटू वेलोसिटी। अब अगर मैं इसको यहाँ देखूँ तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी इंटू, इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा 2/3 और x की पावर 1/2 यानी कि अंडर रूट में x आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और डी क्यू बाई डी टी क्योंकि एक कांस्टेंट है तो v मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फंक्शन किसके होगा, 2/3 रूट x के। अगर हम आंसर देखें तो v जो है एक तरह से इसमें सेकंड ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर अगर सिर्फ x की बात करूँ तो यहाँ x की पावर 1/2 आएगा, यानी v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 2/3 x की पावर 1/2। और अगर इसको ऊपर लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि 2/3 तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2, ठीक है। तो ये रहने वाला है। ओके